महिसागर एक जिला है गुजरात में, वहां गरबा में शेड्यूल कास्ट की महिलाएं चली गई तो उनको बाहर कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया। एक दलित पिछड़ा आदिवासी जब मंदिर जाता है या गरबा में जाता है तो उसको मार के भगाया जाता है, और जिसका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी मां को न्योता देके बुलाया जाता है। पवन सिंह जो एक भोजपुरी कलाकार है, उन्होंने उनको चुनाव हरवा दिया। ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। आज पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़े। बीजेपी को लगता है कि उससे उनका समाज का वोट हमारी तरफ आएगा तो वो पार्टी में ला रहे हैं। ये जो छुआछूत है ये कितना शर्मनाक है। आप सोचिए, संविधान है तब ये हालत। जब संविधान नहीं होगा, जब मनुस्मृति से देश चलता था, तब ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग क्या क्या नहीं करते हों। इस देश के 90% लोगों के पास उनके संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की बात करने के लिए कोई टीवी अखबार नहीं है। राजकुमार भाटी कह रहे हैं आरएसएस ने 25 साल अंग्रेजों की मुखबिरी की, बाद के 25 साल बाबा साहब के संविधान का विरोध किया, तिरंगा नहीं फहराया, 50 साल संविधान नहीं माना, बाद के 25 साल उसने घर घर जाकर धार्मिक उन्माद फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाया। प्रधानमंत्री हुए तो वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार खा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर है जिसको लेकर लगातार चर्चा है। BR गवई साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई, उनकी मां को आरएसएस ने न्योता दिया है। 5 अक्टूबर को अमरावती में कार्यक्रम है विजयादशमी को लेकर, और ये सबसे बड़ी खबर है। क्या है खबर के पीछे की सच्चाई? क्या जस्टिस गवई की मां जो बुद्धिस्ट है, 1956 में जब बाबा साहेब ने बुद्धमय भारत का सपना देखा था और जब नागपुर में उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी, उसी समय गवई साहब के परिवार ने भी धम्म का रास्ता अपनाया था। क्या वो जाएंगी इस कार्यक्रम में? ये बड़ा सवाल है। मीडिया में खबरें जोर शोर से है। आरएसएस की कोशिश होती है, यही देखिए, सोचिए, मैं एक आज घटना बता रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछड़े समाज से आते हैं, पिछली बार पवन सिंह जो एक भोजपुरी कलाकार है, उन्होंने उनको चुनाव हरवा दिया। ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। आज पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़े और वो अब बीजेपी में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात दलित पिछड़े नेताओं को समझना चाहिए कि जो आपके समाज का, सोचिए, पवन सिंह जनरल कैटेगरी से आते हैं, बीजेपी को लगता है कि उससे उनका समाज का वोट हमारी तरफ आएगा तो वो पार्टी में ला रहे हैं। तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक दलों को भी जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा नाम है, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ऐसे लोगों को राजनीतिक में भी मौका देना चाहिए। खैर, हम आते हैं BR गवई साहब पर। इस खेल के पीछे का पूरी कहानी क्या है, उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर है, सोचिए, गुजरात मॉडल की कितनी तारीफ की जाए। नवरात्रि चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन दलित समाज के लिए आज भी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये जो छुआछूत है ये कितना शर्मनाक है। आप सोचिए, संविधान है तब ये हालत है। जब संविधान नहीं होगा, जब मनुस्मृति से देश चलता था, तब ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग क्या क्या नहीं करते होंगे। आप बस अंदाजा लगाइए, आपकी रूह कांप जाएगी। उस पर भी विस्तार से बताऊंगा। और इसी दौर में मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। बिहार में मुंगेर में एक डॉक्टर ओम सुधा है, उनके पिताजी जो अम्बेडकरवादी थे, उनका जब परिनिर्वाण हुआ तो जय भीम के नारे लगे। तो समाज जागरूक भी हो रहा है, सचेत भी हो रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस देश के 90% लोगों के पास उनके संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की बात करने के लिए कोई टीवी अखबार नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है कि तमाम इस तरह की खबरें जो आपके लिए जरूरी है, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो आप तक पहुंचाई जाए। दरअसल आरएसएस की कोशिश है कि उन तमाम लोगों को खुद से जोड़ लिया जाए। आरएसएस के पास कुछ अपना नहीं है। राजकुमार भाटी की माने, जो सपा के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने 25 साल तक अंग्रेजों की मुखबरी की, क्योंकि आरएसएस का निर्माण जो है वो 1925 के आसपास हो गया था। 47 में आजादी मिली। तो ये राजकुमार भाटी कह रहे हैं, कैमरे पर कहा है, ऑन ईयर,
कि आरएसएस ने 25 साल अंग्रेजों की मुखबिरी की, बाद के 25 साल बाबा साहेब के संविधान का विरोध किया, तिरंगा नहीं फहराया, 50 साल संविधान नहीं माना, बाद के 25 साल उसने घर घर जाकर धार्मिक उन्माद फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाया, और लास्ट के 25 साल में वो जब उसकी सरकारें बनने लगी है, 5 साल वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी जो उसके प्रधानमंत्री हुए, तो वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार खा रहे हैं। नहीं भरोसा है तो नई शिक्षा नीति देखिए उठा के, आपके बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ये सब मुश्किल कर दिया गया है। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हैं, जिनके पास न अपना घर है न रोजी रोटी है। वो बस इस देश में एक सस्ता मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। उनको देखना है तो आप हर शहर में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको देखिए, आप हर शहर में जो चौक चौराहा है, जो पेडेस्ट्रियन है, उस पर जो जिंदगी जी रहे हैं, वो 40 करोड़ लोग हैं, और वो सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। उनके पास न अपना घर है, न उनके पास कोई काम है, न उनके पास 5 किलो सरकारी राशन भी नहीं है। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। उसके बाद 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनको भी सस्ता मजदूर बनाए रखने की कॉन्स्पिरेसी है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से उनको दूर किया जा रहा है। बीमार पड़िए तो आपका मौत इंतजार कर रहा है। आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल नहीं है। किसी तरह से अगर आपके सर पर एक छत है तो आपको कमाना है, खाना, आप एक सस्ते मजदूर हैं। 120 करोड़ लोग दलित, पिछड़ों का इस देश के सिस्टम से इसी तरह से बाहर कर दिया गया है। अब 15 करोड़ लोग हैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं संविधान से। अब कोशिश है कि उनको या तो रेस से बाहर कर दिया जाए या उनको अपने साथ लाया जाए, और इसलिए जस्टिस गवई साहब की माता जी को आमंत्रण दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाएंगी। खैर उनका निजी मामला है, लेकिन सोचिए, इसी तरह से जो पूर्व उप राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने यूपीए 2 की सरकार में दलित, पिछड़ों के रास्ते में रोड़ा बोने में कोई कसर नहीं छोड़ा, कांग्रेसी थे, बाद में उनकी जिंदगी आरएसएस के चौखट पर कटी। आप आरएसएस को अगर एक राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं तो आप गफलत में हैं। आरएसएस पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज का संगठन है, और ब्राह्मणवादी जो भी मिलेगा आपको, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी प्रैक्टिस करते हुए, वो आरएसएस का बड़ा प्रशंसक मिलेगा। एक बात गौर कीजिएगा, मैं आरएसएस के सभी को ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरएसएस के जो भी इस देश में जातिवादी, मनुवादी पकड़े जाते हैं, वो घोर आरएसएस समर्थक मिलते हैं। तो आरएसएस ब्राह्मण समाज का संगठन है, जिसमें आज तक सिर्फ एक रज्जू भैया जो जनरल कैटेगरी में ठाकुर समाज से थे, उनको बनाया गया था संघ प्रमुख, लेकिन वो जीवन भर नहीं रहे, उनको हटा दिया गया। उसके बाद से आरएसएस का प्रमुख कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी का ब्राह्मण भी नहीं हो सकता है। आरएसएस का प्रमुख गोलवलकर से लेकर और मोहन भागवत तक ब्राह्मण समाज में, वो भी महाराष्ट्र से आने वाले कोंकणी ब्राह्मण ज्यादातर हैं। तो एक ब्राह्मण समाज का संगठन है। ये कई बार दिलीप मंडल लिख चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे में अगर गवई साहब की माता जी वहां जाती हैं तो क्या मैसेज जाएगा। गवई साहब की माता जी के बारे में बता दूं कि वो बोधगया जा चुकी हैं, और महाबोधि बोध बिहार के जो आजादी की लड़ाई चल रही है उसका बाकायदा समर्थन कर चुकी हैं। अगर वो वहां नहीं जाती हैं तो इस देश के शोषित, वंचित समाज के लिए बड़ा मैसेज जाएगा। खुद चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि अगर बाबा साहेब और बाबा साहेब का संविधान न होता तो मैं यहां नहीं होता। और इस देश में जो 90% आबादी है, और इस देश की जो आधी आबादी है, अगर बाबा साहेब का संविधान और बाबा साहेब का ये विचार और विजन न होता तो वो पेट्रियार्कल की गुलाम थी, कोई जाति का गुलाम था, कोई धर्म का गुलाम था, लेकिन सब गुलाम था। इस देश में गुलामी की सारी जंजीरें, चाहे वो जाति के नाम पर गुलामी हो, चाहे वो धर्म के नाम पर गुलामी हो,
चाहे वो जेंडर के आधार पर गुलामी हो, महिला पुरुष की गुलामी हो, इन सब गुलामियों को बाबा साहेब ने काटा। और यहां इतना ही नहीं, इस देश की आर्थिक गुलामी भी बाबा साहेब ने काटा है, और इसीलिए आज चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है। मुझे लगता है अगर गवई साहब की मां जाती है इस कार्यक्रम में तो उनका अपना फैसला होगा, लेकिन इससे बाबा साहेब की विचारधारा को 1956 में जिन्होंने जो रास्ता दिखाया है, सम्राट अशोक का धम, तथागत बुद्ध का धम, उसको जरूर ठेस पहुंचेगा। लेकिन आरएसएस की कोशिश है कि ऐसे तमाम शोषित वंचित समाज में जो लोग बाबा साहेब के संविधान से आगे आए हैं, उन सबको अपने में समाहित कर लिया जाए और उनको विचारधारा से हटा दिया जाए। और शायद यही वजह है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकार इस देश के दलित पिछड़ों का खत्म हो रहा है जब आरएसएस की ये सरकार चल रही है, जिसको बीजेपी की सरकार कहते हैं। लेकिन इसके प्लस पॉइंट भी है। सोशल मीडिया का दौर है, और जब ज्यादा अत्याचार होता है तो लोग एकजुट भी होते हैं। बहुजन समाज के लोग जागरूक भी हो रहे हैं, सचेत भी हो रहे हैं। सोचिए, महिसागर एक जिला है गुजरात में, वहां गरबा में शेड्यूल कास्ट की महिलाएं चली गई तो उनको बाहर कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया। मध्य प्रदेश में दुर्गा पंडाल में अपमानित किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को ये लड़ाई मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पावर सेंटर्स में जाने के लिए लड़ना चाहिए। धार्मिक तो हमारे पुरखे भी थे, बाप दादा भी थे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। आपको जो भी आपकी आस्था, आपका धर्म तभी बचेगा जब आप ताकतवर होंगे। सोचिए, आप समझिए, एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब मंदिर जाता है या गरबा में जाता है तो उसको मार के भगाया जाता है, और जिसका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी मां को न्योता देके बुलाया जाता है। यह ताकत है बाबा साहब के संविधान की। जिस दिन आपने इस ताकत को समझ लिया, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, चाहे वो मंदिर का दरवाजा हो, चाहे वो स्वर्ग का दरवाजा हो। बस शर्त इतनी है कि बाबा साहब ने जो आपको संवैधानिक अधिकार दिया है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनने का, एसपी, डीएम, कलेक्टर, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, पत्रकार, जो भी बनने का अधिकार है, जिस दिन आप वहां तक पहुंच गए, सोचिए दो चीजें हैं। एक तरफ आज भी गरीब, शोषित, वंचित समाज के बहुसंख्यक आबादी को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा, और दूसरी तरफ एक बुद्धिस्ट को, जो दलित समाज से हैं, जिनका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी मां को न्योता दिया जा रहा है। डॉक्टर उइत्रा दलित समाज से आते हैं, उनकी शादी ब्राह्मण समाज में हुई है। बाबा साहेब अंबेडकर की शादी, दूसरी शादी ब्राह्मण समाज में हुई थी। बाबा साहेब के परपौत्र प्रकाश अंबेडकर, उनकी शादी ब्राह्मण समाज में हुई है। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी शादी ब्राह्मण समाज में हुई है। जिस दिन आप अपने संवैधानिक अधिकार को ले लेंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिस दिन आपकी पहुंच हो जाएगी, तब उस दिन आपका धार्मिक अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब तक आप गरीब, लाचार और बेबस रहेंगे, आपको हर जगह से मारकर भगाया जाएगा। तो जिसने बाबा साहब का संविधान आत्मसात कर लिया, बाबा साहब के विचार पर चलना शुरू कर दिया, और जो पावर सेंटर्स में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में अपना अधिकार जमा लिया, उसका धार्मिक अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, आर्थिक अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। और तब आपको जो लोग जातिवाद बनाने वाले हैं, जातिवाद के नाम पर नफरत करने वाले हैं, वो आपके पैरों में भी झुकेंगे। यही इस पूरी खबर से यही हमें महसूस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के हिस्सा है, अगर आप बहुसंख्यक आबादी वाले लोग हैं, तो अपनी ताकत पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की तरफ लगाइए। और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और बिहार के मुंगेर में डॉक्टर ओम सुधा, आप सब जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के तेज तरारी युवा नेता है। उनके पिताजी का जब परिनिर्वाण हुआ तो जय भीम के नारे लगे। सांस्कृतिक बदलाव है, इसको महसूस कीजिए। भारत को अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हम सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होंगे। अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर होना पड़ेगा। जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद से मुक्ति पानी होगी,
और भारत के संविधान को अक्षरशः पालन करना होगा, उसको लागू करना होगा। और यह तभी होगा जब इस देश में 84 से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश की बहुसंख्यक आबादी का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम उन जगहों पर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक न तो आपका आस्था बचेगा, न आपका मान सम्मान बचेगा, और आप अपने ही देश में 2म दर्जे के नागरिक के तरह आपका ट्रीटमेंट होगा। तो जो आत्मसात कर लेगा संविधान को, बाबा साहब के विचारों को, भारत के संवैधानिक विचारों को, बहुजन विचारों को, उसको तो बुलाना ही पड़ेगा। सोचिए आरएसएस क्या कहते हैं कि हम आपको शमशान में बराबरी देंगे, मंदिर में बराबरी देंगे, पानी पीने देंगे, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोलता है कि हम आपको पावर सेंटर्स में बराबरी देंगे कि नहीं। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी आप राय जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता, अखंडता को सुरक्षित रखा जाए, और एक पत्रकार के तौर पे मेरा काम है कि जहां गैर बराबरी है, भेदभाव है, उससे आपको रूबरू कराया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।